अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज़ एल्डरफर्स ERG थ्योरी। ये भी मोटिवेशन की एक थ्योरी है और इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एल्डरफर्स ERG थ्योरी? एल्डरफर्स ने 3 नीड्स जो हैं वो कह लें कि डिफ़ाइन की हैं अपनी थ्योरी के अंदर, कि उसमें क्या है। एल्डरफर्स E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के अंदर अक्सर पूछ ली जाती है। तो आज हम इसको समझेंगे और वो क्या थ्योरी क्या है और वो 3 नीड्स क्या हैं। नंबर 1 इज़ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या है कि एम्प्लॉयज़ आर कंसर्न विद द बेसिक मटेरियल फॉर एग्जिस्टेंस। कि एक एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या कहता है कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जो मटेरियल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है, इसके अलावा शेल्टर है, होम क्लोथिंग है, ये सब चीज़ें, कि उसको सैलरी मिलेगी वहाँ से जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेगा। जिन चीज़ों को हमने मैज़लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के अंदर पढ़ा था, जो बेसिक नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हमने उसको कहा था, या मैज़लो ने उनको साइकोलॉजिकल नीड्स कहा था। तो वो चीज़ें सबसे पहले अल्डरफर ने भी कहा कि ये जो एग्जिस्टेंस के लिए चीज़ें चाहिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो एक वर्कर या एक एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, जो उसकी सबसे पहली डिमांड होती है दैट इज़ द साइकोलॉजिकल नीड्स। तो उनकी फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका गारंटी करना बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली नीड दैट इज़ एग्जिस्टेंस। नंबर 2 रिलेटेडनेस। कहता है जब उसकी एग्जिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए कोई मसला नहीं रहा, तो अब वो रिलेटेडनेस डिमांड कर रहा है। तो पहली जब ये पूरी हुई तो वो मोटिवेट हुआ कि ठीक है अब मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। तो अब वो दूसरी डिमांड करता है दैट इज़ रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस क्या है कि वो रिलेशन चाहता है। रिलेशन मतलब अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ, अपने जो सुपरवाइज़र्स हैं उनके साथ, अपने पीयर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है जिसके अंदर, वो लोग जो हैं उनके साथ, तो तमाम के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन चाहता है। और वो चाहता है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट अवेलेबल किया जाए उन उसको जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है वो। और फिर क्या है, रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए, कंसीडर किया जाए कि उसकी किसी हद तक जो है वो रिस्पेक्ट भी वो डिमांड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेटेडनेस के अंदर आ जाएंगी जो उसने दूसरी नीड बताई। तो जब ये सारी चीज़ें वो कहता है उसको मिलती हैं एक एम्प्लॉय को जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो वो मज़ीद मोटिवेट होता है। तो पहली दोनों चीज, पहली एग्जिस्टेंस थी, फिज़िकल नीड्स, ये जो है ये भी उसकी पूरी हो गई। दूसरी जो रिलेटेडनेस थी, अब तीसरी नीड की वो डिमांड करता है। जब ये पूरी हो जाती है तो फिर तीसरी, तो इसमें वो क्या कहता है कि डिज़ायर फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ की वो डिमांड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई बट वो काम करी जा रहा है, तो वो फिर मज़ीद जब उसकी वो वाली नीड्स पूरी होती हैं तो फिर वो अगली जो नीड डिमांड कर रहा है वो ग्रोथ चाह रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर वो पहले 5वें स्केल पे था तो अब 6ठे पे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पे वो डिमांड करता है। वो कहता है कि सर्विस के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी हो, स्केल बढ़े, उसकी प्रमोशन हो, उसकी सैलरी वगैरह ये तमाम चीज़ें ज़्यादा हों। फिर वो सेल्फ फुलफिलमेंट चाहता है कि जो उसकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो हो। फिर क्या है, द ड्राइव टू बिकम कैपेबल ऑफ वट एवर ही इज़। वो चाहता है कि उस ग्रोथ के ज़रिए वो बने जिसके वो काबिल है। ऐसा नहीं है कि वो एक काबिल बंदा, जैसे आम तौर पर हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक काबिल बंदा जो जिसके पास डिग्री या एक्सपीरियंस है बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा होने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी लो स्केल के ऊपर काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अब ये ग्रोथ जो है ना, वो उसकी भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी काबिलियत ज़्यादा होने की वजह से बट सम अदर इश्यूज़ की वजह से वो नीचे किसी स्केल पे काम कर रहा है, तो वो चाहता है उसकी ग्रोथ हो, वो काम करे जिसके वो काबिल हैं। तो उससे मज़ीद उसकी रिकॉग्निशन होगी, रिलेटेडनेस बढ़ेगी और एग्जिस्टेंस ज़्यादा सिक्योर होगी। तो ये तीनों जो नीड्स हैं या चीज़ें हैं ये डिफ़ाइन की किसने, अल्डरफर्स ने अपनी ERG थ्योरी के अंदर। अब इसका जो एनालिसिस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या कहता है कि मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेटिव एट द सेम टाइम। मैज़लो के एनालिसिस के अंदर मैंने क्या देखा था कि मैज़लो कहता है कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए, उसके बाद
उसकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर सोशल नीड्स आ जाती हैं, फिर इसी तरीके से उसने बाकी नीड्स की बात की, फिर उसने कहा कि लो लेवल नीड्स हैं और फिर हाई लेवल नीड्स हैं। बट ये क्या कह रहा है, तो उसके मुताबिक एक हायरार्की उसने डिफ़ाइन की थी और उसने कहा था लो लेवल टू अप लेवल, पहले ये नीड पूरी होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, और इस तरीके से नीड जो हैं वो अपार्ट पूरी होती जाएंगी। बट ये कह रहा है कि दो नीड जो हैं सेम टाइम पे ऑपरेटिव हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो उसने कहा कि एक ही टाइम पे ये वाली नीड भी वो डिमांड कर सकता है और ये भी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, तो वो हो सकता है पहली बार ही डिमांड कर दे कि मेरी एग्जिस्टेंस नीड भी पूरी हो और साथ ही साथ रिलेटेडनेस भी हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैस्लो ने कहा कि पहले वो एग्जिस्टेंस के लिए डिमांड करेगा, ये जब पूरी हो जाएगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये डेवलप होगी और फिर इसकी डिमांड शुरू हो जाएगी। तो ये जो एल्डरफर है वो कहता है नो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि दोनों की डिमांड वो सेम टाइम पे करना शुरू कर दे। ये यहाँ पर ये निगेट कर रहा है किसको, मैस्लो के एनालिसिस को। दूसरी, इसमें कोई हायरार्की नहीं है जो मैंने बात की। और तीसरा ये कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ हाई लेवल नीड्स इंक्रीज द डिज़ायर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लोअर लेवल नीड्स, कि जब वो देखता है कि ग्रोथ से मज़ीद, जब वो ऊपर जो उसके लोग सुपरवाइज़र्स वगैरह या बाकी लोगों को देखता है कि ग्रोथ तो है उनकी, और वो उनके पास पावर भी है और बाकी सब फैसिलिटीज़ भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी जब वो कहता है कि हाई लेवल नीड जो है, इसकी डिज़ायर जब बढ़ती है, तो जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं, हाई लेवल नीड्स की डिज़ायर बढ़ने की वजह से लोअर लेवल नीड्स जो होती हैं, इनकी जो डिज़ायर है ये मज़ीद बढ़ जाती है। वो कहता है कि सबसे ये फ़ौरन से ये लोअर लेवल्स पूरी हों, फिर ताकि हाई लेवल नीड उसकी पूरी हो सके। तो इस तरीके से बेसिकली इसका जो एनालिसिस है वो मैस्लो के एनालिसिस से या थ्योरी से टोटली डिफरेंट है। उसने हायरार्की की बात की और ये कहता नो, सेम टाइम पे किसी हम हायरार्की को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि सेम टाइम पे मोर देन वन नीड्स, एक दो तीन चार जितनी भी नीड्स एक एम्प्लॉय कर सकता है डिमांड, वो सारी एक ही टाइम पे हो सकती हैं और वो डिमांड कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी, अल्डरफर्स ERG थ्योरी हमने पढ़ी और मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आए तो मज़ीद दोबारा इस वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।